सन 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का भीषण युद्ध चल रहा था। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई अपने दंतक पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांधे हुए युद्ध कर रही थी। थके झुंझलाते बच्चे को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अचानक तोप का एक गोला महारानी के घोड़े से कुछ दूर गिरता है। जोर से आवाज होती है और बच्चे की नींद टूट जाती है। 1857 के युद्ध की कहानी आप सब जानते हैं। अंत समय में दामोदर राव को महारानी अपने विश्वास पात्र सरदार रामचंद्र राव देशमुख को सौंपकर धरती मां से विदा ले लेती है। दामोदर राव, जिनका असली नाम आनंद राव था, की कहानी बड़ी दुखदाई है। रानी की मृत्यु के बाद उन्हें काफी कष्ट सहना पड़ा, यहां तक कि भिक्षा मांगकर समय काटना पड़ा। दानी भिखारी बन गया। जिसने कभी सूखी रोटी का नाम नहीं सुना, उसे सूखी रोटी खानी पड़ गई। कोमल शैया की जगह पथरीली मिट्टी पर खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। कितना कष्ट भरा जीवन रहा होगा, आप सोच सकते हैं। झांसी की रानी के वंशज आज भी जीवित हैं, किंतु गुमनामी के अंधेरे में। गंगाधर राव के साथ ब्याही जाने वाली लक्ष्मीबाई ने 1851 में एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश 4 माह बाद ही उसकी असमय मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु के बाद झांसी के महाराजा गंगाधर राव भी बीमार रहने लगे, जिसके कारण शीघ्र ही झांसी के सिंहासन को उत्तराधिकारी की आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि उन दिनों अंग्रेजों की एक विस्तारवादी नीति थी राज्य हड़प की, जिसके अनुसार यदि किसी राज्य का उत्तराधिकारी न हो अथवा राजा के निसंतान मृत्यु होने पर उसका राज्य ब्रितानी साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। रानी लक्ष्मीबाई के बेटे के निधन के बाद 19 नवंबर 1853 को 5 वर्षीय आनंद राव को झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे नहीं माना और झांसी 1853 में अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गई। आनंद राव, जो रानी के दंतक पुत्र दामोदर राव नेवालकर के नाम से जाने जाते थे, का जन्म झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के खानदान में 1848 में हुआ था। आनंद राव के वास्तविक पिता का नाम वासुदेव राव नेवालकर था। उनके जन्म के समय राज ज्योतिषी ने उनके भाग्य में राजयोग होने तथा उनके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। अंग्रेजों के राज्य हड़पने की नीति और अत्याचारों तथा शोषण से त्रस्त समस्त भारत 1857 में अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए कमर कस ली तथा भारी विरोध के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज उठा। इस युद्ध में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी अपने सहयोगियों तथा सैनिकों के साथ धरती मां को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए अपना श्रेष्ठतम सहयोग दे रही थी। उन्होंने कई मोर्चों पर अंग्रेजों को परास्त किया। युद्ध के दौरान जब अंग्रेजी सेना झांसी के किले में प्रविष्ट हो गई, तब 4 अप्रैल 1858 को रात में रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर अपने 4 सहयोगियों के साथ वहां से कूच कर गई। 24 घंटे में 93 मील की दूरी तय करने के बाद वे कालपी पहुंची, जहां उन्हें नाना साहब तात्या टोपे मिले। वहां से वे सब ग्वालियर की तरफ निकले। अपने अंतिम दिनों में तेज होती लड़ाई के बीच महारानी ने अपने विश्वास पात्र सरदार रामचंद्र राव देशमुख को दामोदर राव की जिम्मेदारी सौंप दी। ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए 18 जून 1858 को रानी ने अपना बलिदान दे दिया। महारानी की मृत्यु के पश्चात रामचंद्र राव देशमुख 2 वर्षों तक दामोदर राव को अपने साथ लिए ललितपुर जिले के जंगलों में भटके। रानी की मृत्यु के 3 दिन बाद तक ग्वालियर में छिप कर रहने के बाद रामचंद्र राव देशमुख तथा रघुनाथ सिंह के नेतृत्व में युद्ध में जीवित बचे रानी के 60 विश्वास पात्र दामोदर राव को लेकर चंदेरी बुंदेलखंड की तरफ प्रस्थान कर गए। उस समय उनके पास 60 ऊंट तथा 22 घोड़े के साथ 60,000 रुपए थे। मार्ग बहुत असहनीय था।
अंग्रेजों के डर के कारण रास्ते में लोगों को कोई मदद भी नहीं देता, ना ही रहने के लिए शरण। ईश्वर की अजीब लीला थी जिसके लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण दे दिए। जिन्हें वे अपने शरण में रखती थीं, आज वे लोग ही उनके बेटे तथा लोगों को भोजन तक नहीं दे रहे थे। किसी गांव में रहना इन सभी लोगों के लिए असंभव हो गया, जिसके कारण ये लोग दामोदर राव को लेकर ललितपुर के जंगलों की तरफ चले गए। रहने लायक व्यवस्था तथा सामानों के नहीं रहने के कारण इन्हें खुले आसमान के नीचे घास पर सोना पड़ता था। गर्मी के महीनों में तेज धूप के कारण शरीर की त्वचा जल जाती थी। खाने के लिए कुछ नहीं रहता, फलतः जंगली भुट्टों तथा फल खाने पड़ते। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आ गई। पूरे जंगल में बाढ़ की तरह पानी फैल गया। ये दिन सभी लोगों के लिए बड़े ही कष्टप्रद थे। बहुत जरूरी पड़ने पर समूह से कोई एक व्यक्ति प्राण हथेलियों पर रखकर गांव जाता तथा जरूरत की वस्तुएं ले आता। इन लोगों का जीवन जानवरों से भी बदतर हो गया था। उन्हीं दिनों ईश्वर की कृपा से एक गांव का मुखिया बहुत अनुरोध करने पर इन लोगों की मदद के लिए तैयार हो गया। वो 500 रुपया हर महीने तथा साथ ही 9 घोड़े और 4 ऊंट देने के बदले इन सभी 60 लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं, भोजन सामग्री तथा अंग्रेजों के बारे में जानकारियां देता था। वर्षा के कारण एक साथ रहना इन 60 लोगों के लिए संभव नहीं था, जिसके कारण रघुनाथ सिंह के कहे अनुसार वे सब कई समूह में रहने लगे। दामोदर राव के समूह में कुल 11 लोग थे जो उनकी देखरेख करते थे। कुछ दिनों बाद दामोदर राव का समूह बेतवा नदी के पास स्थित एक गुफा में रहने लगा। इस दौरान दामोदर राव हमेशा बीमारी से ग्रस्त रहे। धीरे धीरे सभी समूह के लोग जहां तहां बिखर गए। जिसे जहां आश्रय मिला वे वहीं पहचान छुपाकर रहने लगे। गुफा में 2 वर्ष रहने के बाद पैसों की कमी होने लगी। फलस्वरूप गांव के मुखिया ने लोगों को कहीं और चले जाने के लिए कहा, जिसके बाद बचे हुए सभी 24 लोग ग्वालियर राज्य के सिपरी कोलरा गांव में आश्रय लेने पहुंचे, जहां इन सभी लोगों को राजद्रोही समझकर जेल भेज दिया गया और सारे बचे हुए घोड़े, ऊंट तथा अन्य संसाधन जब्त कर लिए गए। जेल से छूटने के बाद कई दिनों तक पैदल चलने के पश्चात वे सब झालरापाटन पहुंचे, जहां पहले से इस समूह के कई लोग शरण लेकर रह रहे थे, जिनका संबंध झांसी की रानी से था। उन लोगों ने सभी की हर संभव मदद की और उन्हीं में से एक नन्हे खान थे जो झांसी में रिसालदार थे। नन्हे खान महारानी की मृत्यु के पश्चात झालरावाड़ पतन में आकर रहने लगे थे तथा एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर फ्लिंक के दफ्तर में काम करते थे। नन्हे खान ने दामोदर राव को मिस्टर फ्लिंक से मिलवाया और दामोदर राव के लिए पेंशन की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना की। मिस्टर फ्लिंक दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने इंदौर में अपने समकक्ष एक अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड शेक्सपियर को झांसी की रानी के बेटे को पेंशन देने के लिए संदेश भेजा, जिसके जवाब में रिचर्ड शेक्सपियर ने कहा कि यदि दामोदर राव सरेंडर कर देंगे तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ दिन तक झालावाड़ पतन में बंदी गृह में रहते समय झालावाड़ पतन राजस्थान के राजा पृथ्वी सिंह चौहान से दामोदर राव की मुलाकात हुई। पृथ्वी सिंह चौहान ने भी अंग्रेज अधिकारी को सिफारिश पत्र भेजकर कहा था, ये लक्ष्मीबाई के दंतक पुत्र हैं, इनका संरक्षण किया जाए। उसके बाद झालरापाटन से दामोदर राव अपने सहयोगियों के साथ इंदौर के लिए निकल पड़े। रास्ते में पैसों की कमी के कारण नहीं चाहते हुए भी उन्हें अपनी मां रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिए गए कंगन बेचने पड़े, जो उनकी आखिरी निशानी उनके पास बची हुई थी। इंदौर पहुंचने पर दामोदर राव को 200 रुपये प्रति माह पेंशन मिलने लगी और साथ में केवल 7 लोगों को रखने की अनुमति मिली। झांसी की रानी के वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य भागों में रहते हैं। वे अपने नाम के साथ झांसी वाले लिखा करते हैं। जब दामोदर राव नेवालकर 5 मई 1860 को इंदौर पहुंचे थे, तब इंदौर में रहते हुए उनकी चाची, जो दामोदर राव की असली मां थी, बड़े होने पर दामोदर राव का विवाह करवा देती है। लेकिन कुछ ही समय बाद दामोदर राव की पहली पत्नी का देहांत हो गया।
दामोदर राव की दूसरी शादी से लक्ष्मण राव का जन्म हुआ। दामोदर राव का उदासीन तथा कठिनाई भरा जीवन 28 मई 1906 को इंदौर में समाप्त हो गया। अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के बेटे कृष्ण राव और चंद्रकांत राव हुए। कृष्ण राव के 2 पुत्र मनोहर राव, अरुण राव और चंद्रकांत राव के 3 पुत्र अक्षय चंद्रकांत राव, अतुल चंद्रकांत राव और शांति प्रमोद चंद्रकांत राव हुए। दामोदर राव चित्रकार थे। उन्होंने अपनी मां की याद में कई चित्र बनाए जो झांसी परिवार की अमूल्य धरोहर है। लक्ष्मण राव तथा कृष्ण राव इंदौर के न्यायालय में टाइपिस्ट का कार्य करते हैं। अरुण राव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से बतौर जूनियर इंजीनियर 2002 में सेवानिवृत्त हुए। उनका बेटा योगेश राव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको झांसी की रानी के वंशज और पुत्र दामोदर राव की ये जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं।